आलोक आर्ट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूं आर्ट का फाउंडेशन बैच। इस बैच के माध्यम से कला शिक्षक से संबंधित होने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, DSSSB, EMRS आदि अन्य राज्यों में आयोजित होने वाली कला शिक्षक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा। कला शिक्षक से संबंधित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की हमने मल्टी एग्जाम सिलेबस तैयार किया है। इस सिलेबस को आप पढ़कर कला से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं, जिससे आपके समय, मेहनत व पैसे की बचत होगी। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9696051184। कि जो है पहला यहां करा हंच बैग, यहां इंच बैग लिखे, यह देखा जाए तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर हंच बैग होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, एक मिनट थोड़ा सा प्रश्न को संशोधित कर दे। यहां पर होना चाहिए था हंच बैग। ठीक है, हंच बैग ऑफ द किस बोन। चित्र अरविंद नाथ टैगोर को या अरविंद नाथ टैगोर का किस चित्र श्रृंखला से है। यहां पर कह रहा है हंच बैग ऑफ द फिशबोन जो चित्र है यह अरविंद नाथ टैगोर के किस चित्र श्रृंखला से संबंधित है। चलिए अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए आपसे कह रहा है कृष्ण लीला श्रृंखला, यह जो है अरविंद नाथ टैगोर ने कृष्ण लीला श्रृंखला से चित्र बनाई है। उमर खयाम, यह क्या होना चाहिए, यहां पर उमर खयाम श्रृंखला से जो है संबंधित चित्र अगर देखा जाए तो अरविंद नाथ टैगोर ने उमर खयाम श्रृंखला से चित्र बनाई है। इसके बाद देखा कर रहा है यहां पर शाहजादपुर भूदृश्य चित्र श्रृंखला, डी कर रहा है अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला। चलिए जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का आप सभी लोग जवाब दीजिए। यहां देख रहे हैं जितने भी मित्र हैं सारे मित्रों का जवाब आ चुका है। एक बार सारे मित्र जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यहां पर वीडियो को शेयर करें। तो अगर हम बात करते हैं हंच बैग ऑफ द फिशबोन, यह जो चित्र है यह जो है अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला से क्या है, यह संबंधित है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं 1930 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 1930 ईस्वी में अवनी बाबू ने जो है यह अरेबियन नाइट्स पर आधारित, ठीक है, यहां पर देखा जाए अरेबियन नाइट्स पर आधारित अनेक चित्रों का निर्माण किया। यहां पर लगभग देखा जाए तो लगभग 45 पेंटिंगों का, लगभग की बात करते हैं आधारित, लगभग जो है यहां पर 45 पेंटिंग की जो है इन्होंने क्या किया, यह सेट तैयार किया, जिसको हम क्या कहते हैं, अरेबियन नाइट्स चित्र श्रृंखला जो है कहते हैं। ठीक है, ये जो कहानी है यह मध्य एशिया की, जैसे ईरान और इराक अरब देश की जो है कहानियों संबंधित है। जैसे आप कहानी देखते हैं अली बाबा 40 चोर हो गया, अलादीन का चिराग हो गया, इन्हीं सबसे क्या है यह जो है संबंधित है। अर्थात जो यह चित्र है कि हंच बैंक ऑफ द फिशबोन जो चित्र है यह जो है अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला का ही चित्र है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर डी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही। जो भी भाई बंद ऑप्शन डी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है यहां पर बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, यहां पर आपसे कह रहा है सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला कथनों में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है। यहां पर मूर्तिकला इंस्टॉलेशन की चर्चा हम कर लेते हैं। यहां पर कह रहा है सुबोध गुप्ता ने किस माध्यम से अपने इंस्टॉलेशन जो है यहां पर तैयार किए, अपने कृतियों को जो है सुबोध गुप्ता ने जो है किस माध्यम से जो है इन्होंने तैयार किया है। चलिए जितने भी मित्र हैं, ए कह रहा है छड़ी के माध्यम से, बी कह रहा है बर्तन के माध्यम से, सी कह रहा है ईंट के माध्यम से, डी कह रहा है पत्थर के माध्यम से। अगर यहां पर हम बात करते हैं सुबोध गुप्ता जो है वह घरेलू बर्तनों के माध्यम से, जो घरेलू बर्तन होते हैं उनके माध्यमों से उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े इंस्टॉलेशन तैयार किया। उन बर्तनों के माध्यम से अनेक आकृतियों का इन्होंने क्या किया, यह जो है सृजन किया। अगर यहां सुबोध गुप्ता के अगर हम जन्म की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर सुबोध गुप्ता के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है
यह 1964 ईस्वी में कहां पर, बिहार में एक स्थान है खगौल। तो अर्थात यहां पर देखा जाए खगौल बिहार में जो है इनका जो है जन्म होता है। ठीक है। अगर हम इनके पिताजी की बात करते हैं, सुबोध गुप्ता जी के पिताजी की बात करते हैं, सुबोध गुप्ता जी के पिताजी जो है यह रेलवे गार्ड थे। क्या थे इनके पिताजी? इनके पिता जो है रेलवे गार्ड थे। देखा जाए तो जब सुबोध गुप्ता की उम्र मात्र कितने वर्ष थे, लगभग 12 वर्ष की थी, तो देखा जाए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की क्या हो गई? यह जो है मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद जो है यह माता जी के साथ और ननिहाल पक्ष में रहे। ठीक है, माता के साथ तो वहीं रहते थे, तो घरेलू जो बर्तन होता था उससे कुछ चीजों का जो है यह निर्माण इत्यादि जो है वह करते रहे। और आगे चलकर देखा जाए यही रुचि जो है आगे चलकर इनको जो है महान कला का, महान जो है कलाओं के सृजन का जो है इनको जो है पद्धति का इनको जो है माना गया। अर्थात इन्होंने महान कला पद्धति को जन्म दिया, जिसमें देखा जाए स्टील के बर्तनों को, ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर इन्होंने, आपने देखा यह जो है स्टील के बर्तनों का, के बर्तनों से क्या करते हैं, ये आकृतियों का जो है निर्माण करते हैं, आकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में जब बर्तन बेचने वाले लोग आते हैं तो क्या करते हैं, थोड़े से अपने स्थान पर क्या होता है, बहुत सारा बर्तन जो है लाद लेते हैं और एक बर्तन दूसरे बर्तन में इस प्रकार जो है बजाए रखते हैं, इस प्रकार से उसको जो है संयोजित किए रहते हैं कि वह बर्तन गिर नहीं सकता है। तो देखा जाए तो उसी प्रकार इन्होंने देखा जाए तो घरेलू बर्तनों के माध्यम से बड़े बड़े इंस्टॉलेशन क्या किया, इन्होंने जो है तैयार किया। जैसे इन्होंने देखा जाए तो यह जो है दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रांगण में स्थापित इनका क्या है, बोध वृक्ष इंस्टॉलेशन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे यहां पर बोध वृक्ष इंस्टॉलेशन क्या है, यह जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है आपके दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रांगण में स्थापित है, जिसकी ऊंचाई अगर हम बात करते हैं लगभग जो है 20 फीट की क्या है, यह जो है इसकी ऊंचाई जो है यह मानी जाती है। इसीलिए देखा जाए तो इनको जो है बर्तनों वाला कलाकार कहा जाता है या बर्तन से संबंधित कलाकार कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर बी ऑप्शन क्या है आपके बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। चलते हैं मित्र, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है पाब्लो पिकासो की गवर्निका, यहां पर कर रहा है पाब्लो पिकासो की गवर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है। उन्होंने बताया, यहां यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो पाब्लो पिकासो ने गवर्निका नामक जो चित्र का निर्माण किया वह किस प्रसंग पर आधारित था, वह किस प्रसंग पर आधारित था। एक आ रहा है वह स्पेनिश सिविल युद्ध से संबंधित था, विश्व युद्ध प्रथम से संबंधित था, विश्व युद्ध द्वितीय से संबंधित था, या फ्रांसीसी क्रांति से जो है यह संबंधित था। चलिए जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जो जवाब दीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न का आप सभी मित्र जवाब दीजिएगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं पिकासो का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चित्र क्या है, अगर हम यहां पर पहले हम पिकासो की चर्चा कर लेते हैं। अगर हम पिकासो की चर्चा करते हैं, पिकासो को घनवाद का जो है जनक माना जाता है। पिकासो को जो है क्या माना जाता है, यह जो है पिकासो को घनवाद का जनक माना जाता है। पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, पिकासो का जन्म 1881 ईस्वी में कहां पर हुआ था, यह जो है स्पेन में इनका जो है जन्म हुआ था। यह पिकासो देखा जाए तो यह कला जगत में किस रूप में जाने जाते हैं, पिकासो जो है वह कला जगत में चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन चित्रकार के साथ साथ यह जो है अनेक मूर्तियों का निर्माण किया, अर्थात यह मूर्तिकार, लिथोग्राफर आदि माध्यम से जो है यह जाने जाते हैं। अब देखा जाए पिकासो का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र कौन सी है, यह जो है गवर्निका। यह जो है देखा जाए तो यह गवर्निका जो है इनकी क्या है, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनकी कृति मानी जाती है। ये जो गवर्निका कृति है, इस कृतियों पर अगर हम देखा जाए अति यथार्थवाद और घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इस पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं इस पर अति यथार्थवाद
और दूसरा देखा जाए तो इस पर हमको घनवाद का जो है यह प्रभाव जो है दिखाई देता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखा जाए कि जब जर्मन तानाशाहों का आक्रमण स्पेन की सीमावर्ती गांव पर हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब देखा जाए जर्मन तानाशाहों का आक्रमण स्पेन के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हुआ। सीमावर्ती क्षेत्र कहां पर? यह जो है गवर्निका गांव के यह ध्वंस की प्रथा को क्या करता है, यह जो है प्रदर्शित करता है। तो आपका उत्तर क्या है? स्पेनिश सिविल युद्ध। आपका उत्तर जो है यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं इनके उत्तर क्या हैं? यह जो है बिल्कुल सही। यह जो चित्र है यह जो है नीले रंग के टोन में बना है। ये क्वेश्चन पूछता है यह जो चित्र है वह किस रंग के टोन में बना है? वह देखा जाए तो नीले रंग के जो है टोन में क्या किया गया है, इस चित्र का जो है यहां पर निर्माण किया गया है। तो आपका उत्तर यहां पर ए जो है यह बिल्कुल जो है सही है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की बात किया जाए कि यह घटना जो है 1937 ईस्वी की। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है, अंकल सेम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। करा अंकल सेम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, निम्नलिखित सरकार का, किस सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है? ए करा यूके है, बी करा यूएसए है, सी करा यूएसएसआर है, डी करा यूएई है। चलिए जितने भी मित्र हैं इस चौथे प्रश्न का जो है आप सभी लोग जो है जवाब दीजिएगा। चलिए मित्र, चलिए अगर हम बात करते हैं अंकल सैम का पोस्टर, यहां पर देखा जाए तो अगर हम कहें अंकल सैम का जो पोस्टर है, ठीक है, वह देखा जाए तो यूएसए, वह कहां का? यूएसए सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, अंकल सैम का पोस्टर जो है यूएसए के जो है यूएसए सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का क्या है? प्रस्तुतिकरण है। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहां पर बी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही। जो भी भाई बंद ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? यहां पर बिल्कुल सही। जो भी भाई बंद ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? यहां पर जो है बिल्कुल सही। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कह रहा है। चलिए मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न कर रहा है भारत भवन भोपाल की डिजाइन किसने तैयार की थी? यहां पर कर रहा है भारत भवन की डिजाइन जो है किसने तैयार की थी? यहां पर अगर हम कर दें, यहां कर साथ चार्ल्स फैबी हैं, चार्ल्स कोरिया हैं, सतीश गुजराल हैं, यहां कैदी बेदन जेना। यहां पर करा भारत भवन की डिजाइन जो है यह किसके द्वारा तैयार की गई थी? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जो है वो लोग जवाब दें। चलिए मित्र, चलिए यहां ज्यादातर लोगों का उत्तर क्या है? बी उत्तर क्या है? बिल्कुल सही। अब देखा जाए तो अगर आपसे पूछे भारत भवन कहां पर स्थित है, तो अगर हम बात करते हैं भारत भवन जो है यह मध्य प्रदेश के कहां पर स्थित है? यह जो है भोपाल में स्थित है। जब आपको कहना होता है तो आप कहते हैं भारत भवन जो है भोपाल में क्या है? यह स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए, किसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा महत्वपूर्ण पूछता है कि इसका वास्तुकार है, तो देखा जाए चार्ल्स कोरिया, ये जो है ऑप्शन बी है। इसका वास्तुकार की अगर चर्चा होती है, इसके वास्तुकार कौन है? यह जो है चार्ल्स कोरिया जो है यह इसके जो है वास्तुकार जो है दिखाई देते हैं। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर बी आंसर क्या है आपका जो है बिल्कुल सही है। तो जो भी भाई बंद ऑप्शन जो है यहां बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? यहां पर बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां कर रहा है, यहां पर अगला प्रश्न आपसे कर रहा है एक्का यदागिरी राव। एक्का यहां पर ऐसे लिख सकते हैं,
एक्का यदा गिरिराव, एक्का यदा एक्का यदा गिरिराव कौन है? कह रहा एक्का यदा गिरिराव कौन है? एक कह रहा यह ग्राफिक कलाकार हैं, यह मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं। जितने भी मित्र हैं इस छठवें प्रश्न के बारे में आप बताइएगा। चलिए छठवां प्रश्न के बारे में आप बताइएगा। चलिए अगर छठवें प्रश्न की बात किया जाए, ये आधुनिक भारत के, ये देखा जाए तो ये आधुनिक भारत के महान मूर्तिकार हैं। ये जो है ये आधुनिक भारत के ये क्या है? यह जो है महान मूर्तिकार है। तो एक जो है पहले लाइन से उत्तर क्लियर हो गया। ये कला जगत में किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये कला जगत में जो है मूर्तिकार के तौर पर जो है यह जाने जाते हैं। दूसरा देखा जाए तो ये मूर्तिकार के साथ साथ क्या है? नक्काशीकार भी हैं। ये इसके साथ साथ क्या है? यह जो है नक्काशीकार के रूप में भी जो है यह जाने जाते हैं। यह मूर्तिकार और नक्काशीकार के तौर पर जो है यह कला जगत में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1938 ईस्वी में कहां पर हुआ? हैदराबाद में इनका जन्म होता है। तो आप लिख सकते हैं जन्म जो है यह 1938 ईस्वी में कहां पर हुआ है? यह जो है हैदराबाद में जो है इनका जन्म। चलिए अगर हम यहां पर शिक्षा की बात किया जाए कि जो है इन्होंने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त किया है, तो ये देखा जाए तो हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से। ठीक है, हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से कला की शिक्षा प्राप्त की। कला की शिक्षा इन्होंने क्या की है? इन्होंने जो है प्राप्त की है। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया। देखा जाए तो इनका जो है पसंदीदा क्या था? ये ग्रेनाइट पर कार्य करना क्या करते थे? यह जो है बहुत ही पसंद करते। यहां पर जो है ग्रेनाइट पर जो है कार्य करना क्या था? इनको बहुत ही प्रिय था। तो अगर आपसे पूछ लेगा कभी एक्का यदा गिरिराव जो है कौन है? यह मूर्तिकार हैं। इनका जन्म 1938 ईस्वी में कहां पर हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ये हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से जो है इन्होंने कला की शिक्षा जो है प्राप्त किया था। और ये देखा जाए तो यह ग्रेनाइट पर जो है कार्य करना क्या करते थे? यह जो है बहुत ही पसंद करते थे। क्लियर है? चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपसे कर रहा है मित्र कि विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? देखिए आज के प्रश्न जो है बहुत ही आसान है। ठीक है, आज के प्रश्न जो है बिल्कुल ही आसान है। आप जितने भी मित्र हैं चारों लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग जो है इन प्रश्नों का जो है यहां पर जवाब देंगे। यहां पर देखा जाए कर रहा है विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। अगर हम यहां 1907 की बात किया जाए तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना यहां 1907 ईस्वी में देखा जाए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? यह 1907 ईस्वी में। अगर हम यहां बात करते हैं विचित्रा क्लब की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में कहां पर हुई थी? यह जो है कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक के रूप में देखा जाए तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर साहब क्या है? यह देखा जाए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? यह इसके संस्थापक हैं। अब देखा जाए तो इसकी स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। और 1915 ईस्वी में जो है ये जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वह कलकत्ता कला विद्यालय से हट चुके थे। उसके बाद जो है 1915 ईस्वी के बाद जो है अवनींद्रनाथ टैगोर साहब देखा जाए या अवनी बाबू जो है वह विचित्रा क्लब से क्या करते हैं? वह जुड़ते हैं। अर्थात कलकत्ता कला विद्यालय से हटने के बाद जो है अवनी बाबू जो है यह विचित्रा क्लब से जो है जुड़ते हैं। इसके अलावा देखा जाए जैसे मुकुल चंद्र डे हो गए, जैसे आपका मुकुल चंद्र डे हो गए, ठीक है, असित कुमार हल्दर हो गए,
आगे देखा जाए नंदलाल बसु हो गए। आदि कलाकार क्या थे, यह जो है इससे जुड़े हुए। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर बी आंसर जो है यहां पर जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, यहां पर बिल्कुल सही है। क्लियर है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे जो है यहां पर क्या कह रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। कह रहा है रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है। यहां पर कह रहा है रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है। इसका तात्पर्य है कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो है किस शैली को, रामचंद्र जो है शुक्ल की जो कला शैली उसको क्या कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित जो चित्रकला शैली है उसको क्या कहा जाता है। ए कह रहा है बंगाल शैली, बी कह रहा है काशी शैली, सी कह रहा है पटना शैली और डी कह रहा है राजस्थानी शैली। तो यहां पर देखा जाए रामचंद्र शुक्ल की जो है जो चित्रण शैली है उसको क्या कहा जाता है, उसको काशी शैली जो है कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर बी ऑप्शन क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल साहब की, थोड़ी सी जानकारी हम जो है यह रामचंद्र शुक्ल की देते हैं। रामचंद्र शुक्ल साहब इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के क्या हैं, यह जो है कलाकार है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है, इनकी जो है जन्मभूमि और कर्म भूमि क्या रही है, उत्तर प्रदेश रही। इसीलिए इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछता है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में हरैया तहसील, इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में कहां पर हुआ था, यह हरैया तहसील। हरैया तहसील कहां पर है, यह देखा जाए तो आपके बस्ती जिला में स्थित है। यह कहां पर स्थित है, यह जो है बस्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश में जो है यह स्थित है। ठीक है, आगे अगर हम इनके शिक्षा की बात किया जाए तो इन्होंने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त किया, तो हम कह सकते हैं यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है कला विभाग से इन्होंने जो है कला की शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया, तो इनके कला गुरु कौन थे। देखा जाए छितिन्द्रनाथ मजूमदार साहब, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है छितिन्द्रनाथ मजूमदार साहब जो है, छितिन्द्रनाथ मजूमदार साहब जो है यह इनके कला गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है ललित कला में देखा जाए तो बीएचयू के हिंदू विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में शिक्षक तथा विभागाध्यक्ष रहे। ये देखा जाए तो अगर हम यहां पर अध्यापक के रूप में देखा जाए तो एक शिक्षक की भूमिका में अगर देखा जाए, यह देखा जाए शिक्षक या हम कह सकते हैं विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष देखा जाए तो यह बीएचयू के जो है वह किससे संबंधित थे, वह बीएचयू के जो है ललित कला विभाग में जो है वह क्या रहे, वह जो है शिक्षक एवं विभागाध्यक्ष के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। यह आपसे जो है क्वेश्चन जो है आपसे जो है यह पूछ सकता है। ठीक है, यह जो है ललित कला संकाय बीएचयू के जो है यह क्या रहे, यह विभागाध्यक्ष रहे। इसके अलावा देखा जाए तो ये फ्रांस सरकार से जो है जीन आनर थैंगोनार्ड की जो है इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था। देखा जाए तो फ्रेंच सरकार ने जो है, फ्रांसीसी सरकार या फ्रेंच सरकार ने इनको अपने यहाँ कला में योगदान के लिए जो है इन्हें अपने यहाँ का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार जीन ऑफ फ्रैंकोनार्ड का पुरस्कार दिया था। कौन सा दिया था, जीन ऑनर फ्रैंकोनार्ड का जो है इनको पुरस्कार जो है यह दिया था। ये कई बार आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीन ऑनर फ्रैंकोनार्ड का पुरस्कार जो है किस कलाकार को दिया गया। कला में उत्कृष्टता के लिए, कला में योगदान के लिए जो है रामचंद्र शुक्ल को जो है फ्रेंच सरकार ने जो है जीन ऑनर फ्रैंकोनार्ड का जो है पुरस्कार दिया था। ये देखा जाए तो ये कला जगत में जो है यह किस रूप में जाने जाते हैं, यह जो है कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यह कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। यह जो है लेखक के तौर पर जाने जाते हैं। यह और किस रूप में जाने जाते हैं, यह जो है चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। चित्रकार में देखा जाए तो यह किस रूप में जाने जाते हैं, यह जो है व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं।
और इनका सबसे प्रिय जो है रंग की बात किया जाए तो इनका सबसे प्रिय रंग क्या है, यह जो है नीला जो है इनका सबसे प्रिय रंग जो है यह माना जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। इनका सबसे प्रिय रंग क्या है, यह नीला जो है इनका सबसे प्रिय रंग माना जाता है। इनके चित्रों में जैसे देखा जाए कुर्सी पर बैठा उल्लू, यहां पर अगर इनके चित्रों पे देखा जाए तो जैसे कुर्सी पर बैठा उल्लू, आगे देखा जाए आपातकाल, शेर की सवारी करता नेता, शेर की सवारी करता कौन, यह नेता। तो देखा जाए तो या शेर पर नेता की सवारी, शेर पर या शेर की सवारी करता नेता, या शेर जो है शेर पर नेता की सवारी। कागज की नाव, यहां पर देखा जाए कागज की नाव, ये जो है रामचंद्र शुक्ल के क्या है, यह जो है चित्र माने जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इनके पुस्तकों की बात किया जाए, पुस्तकों में अगर हम देखा जाए तो जैसे कौन है, रेखावली बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे कई पूछा जा चुका है। यह रेखावली किसकी पुस्तक है, यह जो है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम क्या है, रेखावली है। आगे देखा जाए कला दर्शन हो गया, यहीं पर लिख सकते हैं, यह क्या है, यह कला दर्शन हो गया। इसके साथ साथ क्या हो गया, जैसे आप कह सकते हैं क्या है, कला प्रसंग भी जो है क्या है, यह जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। पुस्तकों की बात किया जाए तो यह रेखावली हो गया, कला दर्शन हो गया, इसके साथ साथ देखा जाए कला प्रसंग हो गया, यह जो है आपके रामचंद्र शुक्ल के क्या है, यह जो है पुस्तक है। इसके साथ साथ जो है चित्रकला का रसास्वादन, एक इनका और जो है पुस्तक की बात करते हैं, चित्रकला का रसास्वादन, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या है, और यह देखा जाए तो यहां बनारस में जो इन्होंने चित्र शैली का विस्तार किया उसको जो है काशी शैली के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया, रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, रामचंद्र शुक्ल ने जो है जिस कला शैली का विकास किया उसको जो है काशी शैली के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल साहब का जन्म 1925 हरैया तहसील बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया, जहां इनके गुरु चित्रनाथ मजूमदार थे। इसके बाद देखा जाए तो यह शिक्षक तथा विभागाध्यक्ष के रूप में देखा जाए बीएचयू के ललित कला विभाग में जो है विभागाध्यक्ष थे। कला में उत्कृष्टता के लिए फ्रेंच सरकार ने इनको जीन ऑनर फ्रैंकोनार्ड की उपाधि से क्या किया था, इनको जो है सम्मानित किया था। ये कला जगत में कला समीक्षक, लेखक और चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके ज्यादातर चित्र कैसे हैं, यह व्यंग रूप में है, और इनको जो है नीला रंग क्या है पसंद था। इनके चित्रों में कुर्सी पर बैठा उल्लू, आपातकाल, या जो है देखा जाए शेर पर सवारी करता नेता, कागज की नाव, इनके क्या है प्रसिद्ध चित्र हैं। पुस्तकों में बात किया जाए तो रेखावली हो गए, कला दर्शन हो गया, कला प्रसंग हो गया, उसके बाद जो है चित्रकला का रसास्वादन इनके क्या है, यह जो है महत्वपूर्ण जो है इनकी पुस्तक है। ठीक है मित्र, समझ में आ गया। एक बार आप लोग कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए मित्र, एक बार जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग थोड़ा सा प्रयास करिएगा। यह जो संख्या 490 के आसपास चल रहा है, ठीक है, इस जो है इस संख्या को आप लोग जो है 500 प्लस कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के बारे में। यहां पर कह रहा है फोटोग्राफी जो है, यहां कह रहा है फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर जो है किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। एक कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सिल्वर जो है यहां पर क्या है आयड है। चलिए जो भी मित्र हैं इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा। 9वें प्रश्न का उत्तर, नेट प्रॉब्लम हो रही है क्या, ऐसा तो नहीं है। चलिए बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखा जाए तो आपका उत्तर क्या है, यह डी उत्तर क्या है यहां पर बिल्कुल
ठीक है, जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं उनके उत्तर क्या हैं? यह डी उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न की बात किया जाए, यहां पर कह रहा है कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? कह रहा है कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन हैं? चलिए, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है 500 प्लस आप लोगों ने कर दिया। अगला प्रश्न कह रहा है कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन है? यहां पर कह रहा है रूडीवान जो है लिडेनन है, बी कह रहा है यहां पर एच.एस. रवा है, सी कह रहा है जे स्वामीनाथन है और डी कह रहा है मनोहर काल है। चलिए, जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इस प्रश्नों का जो है जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल इस प्रश्न के बारे में हमने आपसे जो है कल चर्चा किया था। ठीक है, कल इस प्रश्न के बारे में हमने आपसे चर्चा किया था, बिल्कुल सही है। यहां पर देखा जाए कांट्रा पत्रिका का संपादक जो है किसने किया था? ये जे स्वामीनाथन। अगर जे स्वामीनाथन की बात किया जाए तो ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन है? जे स्वामीनाथन है। बताया जाता है कि जो है ग्रुप 1890 जो है वह जे स्वामीनाथन के दिमाग की उपज थी। यहां पर देखा जाए तो ये जो है जे स्वामीनाथन ने जो है यह ग्रुप 1890 ग्रुप 1890 के जो है संस्थापक कौन है? यह जगदीश स्वामीनाथन या कौन है? ये जे स्वामीनाथन साहब है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब बात आती है जे स्वामीनाथन के जन्म के बारे में। आप जानते हैं 1928 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, जे स्वामीनाथन का जन्म 1928 ईस्वी में कहां पर हुआ है? यह जो है शिमला का मतलब जो है हिमाचल प्रदेश। कहां पर? यह 1928 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में जो है यह इनका जो है जन्म हुआ है। तो मूल चीज की बात कर लेते हैं। यह ग्रुप 1890 के प्रचार प्रसार के लिए अगर हम बात करते हैं, यह जो है देखा जाए ग्रुप 1890 के प्रचार प्रसार के लिए जो है इन्होंने जो है कांट्रा पत्रिका का जो है इन्होंने क्या किया था? यह जो है संपादन किया था। अपनी जो है जो इन्होंने ग्रुप बनाया था, ग्रुप 1890 जो कलाकारों का जो है क्या है? समूह है। इसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कांट्रा पत्रिका का क्या किया था? इन्होंने जो है प्रकाशन करवाया था। देखा जाए तो इन्होंने अपने चित्रों में लोक प्रतीकों का प्रयोग किया है। यहां पर जो है देखा जाए तो इन्होंने अपने चित्रों में जो है वह लोक प्रतीकों का प्रयोग किया है। अब आप लोक प्रतीकों का तात्पर्य क्या कहेंगे? यहां पर कौन से लोक प्रतीकों का प्रयोग किया है? जैसे ओम हो गया, कमल हो गए, हाथ के छाप हो गए, आदि जो है लोक प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया। इसीलिए इनके कला पर जो है हमको नवतांत्रिक कला का जो है प्रभाव दिखाई देता है। इनकी कला पर जो है नवतांत्रिक कलावाद का जो है यहां पर प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात ये देखा जाए तो ये नवतांत्रिक कलावाद भी है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए इन्होंने मजदूर पत्रिका का भी संपादन किया है। एक और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए मजदूर, यहां पर मजदूर जो है पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया है? मजदूर पत्रिका का संपादन भी जो है यह जो है जे स्वामीनाथन के द्वारा किया गया, स्वामीनाथन के द्वारा किया गया है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर सी ऑप्शन क्या है आपके? बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है यहां पर? बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है यहां पर? अगर अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, यहां पर कह रहा है भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? भारत में कह रहा है भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में स्थित हैं? तो अगर हम बात किया जाए तो भारत में सर्वप्रथम जो है, अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम जो है कोई भी स्थल जो है मूर्ति कला केंद्र के रूप में, अर्थात जो है सर्वप्रथम कोई स्थल मूर्ति शैली के रूप में, भारत में सर्वप्रथम कोई स्थल मूर्ति शैली के रूप में किसके समय? यह जो है कनिष्क शासन काल में। कुषाण शासक कौन थे? यह देखा जाए कनिष्क शासन काल में जो है क्या होता? स्थापित होता है। इसके पहले देखा जाए तो आपका जो है हड़प्पा स्थल की खुदाई से हमको तमाम प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक
देखिए, हमको जो है मौर्य काल में तमाम प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई ऐसा केंद्र जो मूर्ति शैली के रूप में स्थापित हो जाए, वह कब स्थापित हुआ? पहली बार यह जो है कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में स्थापित हुआ, और कनिष्क के शासन काल में मूर्ति कला के दो प्रधान केंद्र थे। कनिष्क के शासन काल में मूर्ति कला के दो प्रधान केंद्र थे। एक क्या था? आपका मथुरा शैली, और दूसरा क्या था? दूसरा आप सभी लोग जानते हैं, यह जो है गांधार शैली है। जो मथुरा शैली है, यह मथुरा शैली पर जो है, इस पर जो है यहां पर विषय भी भारतीय है, यहां मथुरा शैली में विषय भी भारतीय है, और तकनीक भी क्या है? यहां पर जो है तकनीक भी भारतीय है। विषय में देखा जाए तो यहां बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो है मूर्तियां बनी हैं, और तकनीक भी क्या है? यहां पर जो है भारतीय है। जबकि देखा जाए तो गांधार शैली पर अगर हम बात करते हैं, गांधार शैली का विषय क्या है? यहां पर बौद्ध धर्म है, लेकिन जो यहां पर तकनीक है, जो इस मूर्ति बनाने की जो तकनीक है, उस पर हमको यूनानी तथा जो है ग्रीक कला का प्रभाव जो है यह दिखाई देता है। और यह शैली के सर्वाधिक मूर्ति कहां पर स्थित है? यह जो है मथुरा संग्रहालय में स्थित है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे कर रहा है, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं। यहां पर कह रहा है सीवी जातक में जो है, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं। यहां पर देखा जाए, जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं जातक कथा। जातक कथा में बताया जाता है कि यह बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो है, पूर्व जन्मों की जो है कथाओं पर आधारित ग्रंथ है। यह जो है देखा जाए गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित जो है क्या है? यह ग्रंथ है। जिनकी संख्या कितनी मानी जाती है? यह जिनकी संख्या 547 तक मानी जाती है। कितनी है इनकी संख्या? 547 है। इसी में एक कौन सा है? सीवी जातक। अगर सीवी जातक की बात करते हैं, यह गुफा संख्या 1 में जो है यह सीवी जातक का उल्लेख है। जहां पर देखा जाए सीवी जातक के अंतिम दृश्य में जो है वह साधु के रूप में, यहां पर देखा जाए सीवी जातक के अंतिम दृश्य में जो है वह साधु के रूप में कौन कौन है? साधु के रूप में अग्नि और कौन है? यहां पर देखा जाए अग्नि और इंद्र जो है वह किस रूप में है? वह एक साधु के रूप में है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर सी ऑप्शन क्या है? यहां पर जो है बिल्कुल से, जो भी भाई बंद 12वें प्रश्न का उत्तर जो है यहां पर जो है सी लगाया है, उनके उत्तर क्या है? यहां पर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है विहार गुफाओं को कहा जाता है चैत्य, कमरा, संघाराम, स्तूप। ये प्रश्न तो सबसे आसान है। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी बौद्ध गुफा अगर होती है, मान लीजिए कोई भी अगर बौद्ध गुफा है, वह बौद्ध गुफा देखा जाए तो वह किस प्रकार विभाजित होती है? एक तो बौद्ध में कुछ गुफाएं जो है हीनयान से संबंधित होती हैं, कुछ गुफाएं जो है महायान शाखा से संबंधित होती हैं। अब देखा जाए इन बौद्ध गुफाओं में कुछ गुफाएं क्या होती हैं? विहार होती हैं। विहार का तात्पर्य है कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। क्या है यह जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। दूसरा क्या होता है? यह जो है बौद्ध भिक्षुओं का जो पूजा गृह होता है, जो चैत्य होता है, वह बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता है? वह पूजा गृह होता है। जो निवास स्थान होता है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को संघाराम कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर सी ऑप्शन क्या है? आपका बिल्कुल सही। जो भी भाई बंद ऑप्शन सी है, सी लगाए हैं, उन सबके उत्तर क्या है? यहां पर बिल्कुल सही। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है?
अगला प्रश्न कह रहा है मित्र, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? यहां पर देखा जाए अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि अजंता जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जो है अजंता जो है महाराष्ट्र के कहां पर, यह जो है औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगर औरंगाबाद जिले में कहां पर स्थित है, क्योंकि यह गुफा है किसी न किसी पहाड़ी बनी है, यह औरंगाबाद जिले में सतपुड़ा पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी है, यह देखा जाए तो यहां सतपुड़ा पहाड़ी पर और बाघोर नदी के किनारे, कौन सा नदी है, यह देखा जाए बाघोर नदी के किनारे पर स्थित है। बाघोर नदी के किनारे पर क्या है, किनारे पर स्थित है। अब देखा जाए तो बाघोर नदी के घुमाव के कारण, यह बाघोर नदी के घुमाव के कारण जो अजंता घाट जो है यह कैसा है, यह अर्ध चंद्राकार है। कैसा है, अर्ध चंद्राकार है, या जो है घोड़े के नाल के आकार का जो है घाटी हो गई है, क्योंकि नदी का जो घुमाव है वह यू आकार में है, देख घोड़े के नाल के आकार का है, इसी प्रकार उसकी जो है बनावट जो है वह अर्ध चंद्राकार हो चुका है। अगर अजंता की बात किया जाए, क्योंकि अजंता की जो गुफा है वह सतपुड़ा पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। अजंता देखा जाए तो यह वास्तुकला की दृष्टि से, आगे देखा जाए यहां तमाम प्रकार की हमको मूर्तियां मिली हैं अर्थात मूर्तिकला की दृष्टि से, और जो सबसे मुख्य है अर्थात यह भित्ति चित्रकला की दृष्टि से क्या है, यह जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थात यह देखा जाए अजंता वास्तुकला, मूर्तिकला और भित्ति कला चित्रकला का क्या है, संगम है। लेकिन यहां सबसे मुख्यतः किस रूप में जाना जाता है, यह भित्ति चित्र के रूप में जाना जाता है। यहां जो भित्ति चित्रण हुआ है उसका निर्माण देखा जाए किस तकनीक से हुआ है, यह देखा जाए फ्रेस्को तकनीक से क्या किया गया है, यहां पर भित्ति चित्रण का निर्माण हुआ है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर सी ऑप्शन क्या है, यहां पर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मुर्गा जो है, यहां मुर्गा किस कलाकार की मूर्ति है, वान गॉग की है, ठीक है, एम.एफ. हुसैन साहब की है, पिकासो की है, या जो है सेजना। ठीक है, यहां चलिए इसको छोड़िए, ये कौन है, क्या है, चलिए तीन ऑप्शन के बारे में आप बता दीजिए, क्योंकि उत्तर आपका जो है इसी तीनों ऑप्शन पर क्या है, यहां पर जो है टिका हुआ है। चलिए देखिए, माध्यम और तकनीक एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा, माध्यम और तकनीक एक ही होता है। किस माध्यम से बनाया गया, किस तकनीक से, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, कहीं कहीं जो है माध्यम बोल दिया जाता है, कहीं तकनीक बोल दिया जाता है, लेकिन दोनों, जैसे हम कहते हैं किस तकनीक से बनाया गया है, ठीक है, किस माध्यम से बनाया गया है, तो ऐसा नहीं कि अंतर है, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंतर है। हम दोनों को जो है क्या कर सकते हैं, पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो अगर मूलतः अगर हिंदी के रूप में देखेंगे दोनों में अंतर पड़ता है। क्लियर है, चलते हैं। चलिए यहां पर आपका उत्तर क्या है, यहां पर जो है आपका उत्तर जो है यहां पर डी है। देखा जाए तो हमने पिकासो के बारे में क्या किया है, यहां पर जो है चर्चा किया है। पिकासो के बारे में जो है पिछले जो है क्वेश्चन में चर्चा हुई है। पिकासो का जन्म कहां हुआ था, कैसा चित्रण बनाया था, किसी प्रकार जो है चर्चा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, अब ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे, यहां पर करा है, यहां पर करा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं, चलिए ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, यहां पर होना चाहिए था देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, ईवी हैवेल हैं, अमृता शेरगिल हैं, बीसी सान्याल है।
तो आप लोग सभी लोग जानते हैं ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? यह देवी प्रसाद राय चौधरी जी। कि ग्वास करा है यहां पर, यह ग्वास रंगों की प्रकृति कैसे होती है? पहला प्रश्न आपसे करा है कि ग्वास रंगों की प्रकृति जो है यह कैसे होती है। ऑप्शन ए कह रहा है यह पारदर्शी होता है, यह अल्प पारदर्शी होता है, यह परावर्ती होता है, या यह अपारदर्शी होता है। जितने भी मित्र हैं सारे लोग जो है इस प्रश्नों का जो है यहां पर उत्तर देना जो है यहां पर चालू करें। चलिए जो भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है यह प्रश्नों का उत्तर करें। जो भी प्रश्न हैं सबके सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं। चलिए एक बार जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है प्रश्नों का जो है यहां पर उत्तर दें। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा ग्वास रंगों की प्रकृति कैसे होती है, पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, परावर्ती, अपारदर्शी। अगर हम देखा जाए जल रंग चित्रण की दो तकनीक होती है। अगर आप देखा जाए तो आप देखेंगे कि जल रंग चित्रण की अगर हम तकनीक की बात करते हैं, ठीक है, जल रंग चित्रण की अगर तकनीक की बात करते हैं तो इसमें हम एक कहते हैं पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक। एक क्या होता है, एक आपका क्या होता है पारदर्शक, और दूसरा क्या होता है यह जो है अपारदर्शी। तो अब देखा जाए दो है तो यह क्या हुआ, ये दो तो आपके समाप्त हो गए, अर्थात या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। देखिए जो वाष्प पद्धति होता है, वाष्प पद्धति में चित्रों को क्या किया जाता है, आवश्यकता अनुसार धोया जाता है। तो यह देखा जाए तो यह पारदर्शक के अंतर्गत आते हैं। अपारदर्शक में क्या होता है, रंग में गोद आदि चीज का जो है मिश्रण करके जो है चित्रण किया जाता है। अगर हम देखा जाए ग्वास रंगों की प्रवृत्ति में देखा जाए तो जो आपका ग्वास रंग होता है, ग्वास रंग में देखा जाए गोद हो गया, ठीक है, आदि चीजों का जो है मिश्रण करके क्या किया जाता है, इसमें जो है चित्रण किया जाता है। अर्थात जो इसमें रंग होता है वह कैसा होता है, वह जो है अशुद्ध रंग होता है। इसमें रंग कैसे होते हैं, अर्थात इसमें मिश्रित होते हैं, रंग में कुछ न कुछ जो है मिलाया जाता है, और जो इसकी प्रकृति होती है वह कैसी होती है, अपारदर्शी होता है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर डी ऑप्शन क्या है आपके बिल्कुल सही है। हमने बताया कि रंग चित्रण की दो तकनीक के बारे में चर्चा किया, एक पारदर्शक, दूसरा क्या होता है अपारदर्शक। जो पारदर्शक होता है, जैसे वाष्प पद्धति आप पढ़ते हैं तो वाष्प पद्धति को आवश्यकता अनुसार जो है धोया जाता है। दूसरा देखा जाए जो ग्वास तकनीक होती है उसमें गोद आदि मिलाकर जो है चित्रण किया जाता है। यह चित्र जो है जब रंग में अन्य चीजों को मिलाएंगे तो रंग क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और यह देखा जाए तो यह अपारदर्शक की जो है प्रकृति होती है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। एक बार जितने भी मित्र हैं सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करें और एक बार सभी लोग बताने का प्रयास करें कि आवाज इत्यादि सब कुछ सही है ना। चलते हैं दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहां पर है। प्रश्न कर रहा है राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह जो है कहां पर स्थित है। तो अगर इनके चित्रों के संग्रह की बात किया जाए, ए करा प्रिंस ऑफ वेल्स में स्थित है, बी करा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, सी करा सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में संग्रहित है, और डी करा यहां चित्रा आर्ट गैलरी यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। जितने भी मित्र हैं सभी लोग जो है इन प्रश्नों का जो है यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर राजा रवि वर्मा के चित्रों की बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम राजा रवि वर्मा के, ठीक है, राजा रवि वर्मा के चित्रों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का देखा जाए सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, यह है आपका चित्रा आर्ट गैलरी। यह कहां पर है, यह जो है चित्रा आर्ट गैलरी, यह जो है कहां पर है, यह त्रिवेंद्रम केरल में क्या है उपस्थित है। बताया जाता है कि चित्रा आर्ट गैलरी में जो है त्रिवेंद्रम में राजा रवि वर्मा के 43 चित्र हैं। कितने हैं, यहां पर जो है लगभग देखा जाए चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कितने चित्र हैं, यहां पर जो है 43 चित्र हैं। इन चित्रों में अगर महत्वपूर्ण चित्रों की बात किया जाए, इन चित्रों में अगर महत्वपूर्ण चित्रों की बात किया जाए, शकुंतला लुक ऑफ लव,
एक चित्र है, ध्यान दीजिएगा, शकुंतला लुक ऑफ लव। अर्थात यह वह चित्र है जिसमें शकुंतला जो है अपने प्रेमी को जो है कांटा निकालने के बहाने जो है मुड़कर देखती हैं। शकुंतला लुक ऑफ लव। यह चित्र देखा जाए कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया गया है। यह चित्र जो है देखा जाए तो यह चित्र जो है कैनवास पर जो है देखा जाए कैनवास पर जो है यह तैल माध्यम से बनाया गया है। और यह कहां पर स्थित है? यह चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में क्या है? स्थित है। इसके अलावा अन्य चित्रों की बात करते हैं, जैसे राजा रवि वर्मा का चित्र एक और है, हंस और दमयंती। कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, जैसे हंस और दमयंती। यह जो हंस और दमयंती है यह भी चित्र कहां पर स्थित है? यह भी चित्र देखा जाए चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला चित्र की बात करते हैं, जैसे ग्वालिन, ठीक है, जैसे यहां पर देखा जाए ग्वालिन चित्र भी जो है यह कहां पर स्थित है? यह जो है चित्रा आर्ट गैलरी जो है त्रिवेंद्रम में स्थित है। विराट सभा में द्रौपदी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर देखा जाए विराट सभा में जो है द्रौपदी, यह भी जो है चित्र कहां पर स्थित है? यह जो है चित्रा आर्ट गैलरी में स्थित है। इसके अलावा राजा रवि वर्मा के चित्र जो है लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा में स्थित है, देखा जाए। इसके अलावा देखा जाए लक्ष्मी विलास पैलेस कहां पर? यह जो है बड़ोदरा में स्थित है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत के अनेक संग्रहालयों में जो है देखा जाए संग्रहालयों में जो है राजा रवि वर्मा के चित्र स्थित है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? यहां पर डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। तो प्रश्न था रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कौन है? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। तो हमने आपको बताया कि राजा रवि वर्मा के चित्र जो है भारत के तमाम संग्रहालयों में रखे गए हैं, जिसमें देखा जाए सर्वाधिक चित्र चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम केरल में है। यहां पर जो है 43 चित्र बताए गए हैं। इसमें देखा जाए शकुंतला लुक ऑफ लव जो कैनवास पर तैल माध्यम से निर्मित है, यह भी चित्रा आर्ट गैलरी में है। हंस, दमयंती, ग्वालिन, विराट सभा में द्रौपदी आदि चित्र जो है यहां पर स्थित है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा आदि स्थानों पर इनके चित्र क्या हैं? वह सुरक्षित है। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। यहां पर कर रहा है मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण जो है यह किसके द्वारा चित्रित है? यहां पर कर रहा है मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण जो है किसके द्वारा चित्रित है? करा लियोनार्डो दा विंची हैं, दूसरा टर्नर हैं, सी ड्यूरर हैं और डी करा रैफेल हैं। जितने भी मित्र हैं ये तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे कर रहा है मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र जो है यह किस कलाकार के हैं? चलिए जितने भी मित्र हैं सारे मित्र इसका सही उत्तर देंगे, बिल्कुल सही। यहां पर हम देख रहे हैं स्नेहलता मिश्रा जी हैं, संगीता कुशवाहा जी हैं, ठीक है। यहां पर जो है प्रियंका जी हैं, मैना देवी जी हैं, शिखर चौबे जी हैं, रंजना यादव जी हैं, लक्ष्मी वर्मा जी हैं, अर्चना राजपूत हैं। जितने भी लोग हैं सारे लोगों के उत्तर क्या है? यहां पर जो है बिल्कुल सही है। अभी देखा जाए प्रीति पटेल जी, उत्तर आपका सी जो है गलत है। अगर आप सी कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे उत्तर जो है सी जो है गलत है। यहां पर देखा जाए अश्विनी विश्वकर्मा जी का उत्तर जो है यहां बताया जा रहा, उनका भी उत्तर क्या है? यहां पर भी जो है उत्तर गलत है। अगर हम बात करते हैं मैरिज ऑफ वर्जिन जो है यह किसका है? यह जो है रैफेल की कृति है। यह किसकी कृति है? यह जो है रैफेल की जो है कृति है। अगर आइए हम रैफेल की कृतियों की बात करते हैं, द मैरिज ऑफ वर्जिन जो है यह रैफेल की कृति है। वर्तमान में ब्रेरा आर्ट गैलरी मिलान इटली में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। आइए हम रैफेल की थोड़ी सी जो है यहां पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगर हम रैफेल की बात करते हैं, रैफेल जो है यह चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकार हैं। यह देखा जाए चरम जो है पुनरुत्थान कालीन क्या है? यह जो है कालीन जो है यह कलाकार है। चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकारों में अगर हम बात करते हैं, लियोनार्डो दा विंची हो गए, माइकल एंजेलो हो गए और रैफेल हैं। देखा जाए चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकारों में ये तीसरे महान कलाकार हैं। पहले पर जो है लियोनार्डो दा विंची आते हैं, दूसरे पर माइकल एंजेलो आते हैं और तीसरे पर कौन है? यह जो है रैफेल आते हैं। रैफेल के अगर जन्म की बात किया जाए तो 28 मार्च 1483 ईस्वी को,
ध्यान दीजिएगा, इनके जन्म की बात किया जाए, यह चरम पुरुषार्थन कालीन कलाकार हैं और यह देखा जाए तीसरे, आप लिख सकते हैं ये जो है यहां के जो है यह तीसरे महान कलाकार हैं। ठीक, यह क्या है, यह जो है तीसरे महान कलाकार हैं। तो अब अगर इनके जन्म की बात किया जाए, यह राइफल साहब का जन्म कब हुआ था, तो राइफल साहब का जन्म 28 मार्च 1483 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा 28 मार्च जो है 1483 ईस्वी को कहां पर हुआ था, यह इटली में हुआ था। ठीक है, एक इटली में एक स्थान है उर्बिनो। ठीक है, यह देखा जाए उर्बिनो जो है यह इटली में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 28 मार्च 1483 ईस्वी में उर्बिनो इटली में इनका जन्म हुआ था। इनके प्रसिद्ध कृत जिसकी बात हुई है मैरिज ऑफ वर्जिन, देखा जाए तो इनकी कृत जिसकी बात हुई है द मैरिज ऑफ वर्जिन। अब यहां पर अगर द मैरिज ऑफ वर्जिन की बात किया जाए तो इसका चित्रण देखा जाए तो यह जो है इनके चित्रण की बात किया जाए तो यह जो है ब्रेरा आर्ट गैलरी मिलान इटली में स्थित है। यह कहां पर स्थित है, यह देखा जाए ब्रेरा आर्ट गैलरी मिलान कहां पड़ता है, यह जो है इटली में स्थित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनके अन्य चित्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है एथेंस ऑफ स्कूल। इनके अन्य चित्रों में अगर देखा जाए तो कौन सा है, यह एथेंस ऑफ स्कूल। कई बार पूछा गया है एथेंस ऑफ स्कूल जो है यह किसके चित्र हैं, तो यह देखा जाए राइफल के क्या हैं, यह जो है प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। राइफल का अंतिम चित्र है ईसा का दिव्य शरीर धारण करना। अगर देखा जाए तो अंतिम चित्र की बात कर लेते हैं। अंतिम चित्र ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, यह जो है इनका अंतिम चित्र माना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो राइफल को उनके उत्कृष्ट कृतियों के लिए इनको डिवाइन पेंटर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको देखा जाए तो इनको जो है यह डिवाइन पेंटर कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित है, राइफल के। राइफल क्या है, चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकारों में तीसरे महान कलाकार हैं। इनका जन्म 28 मार्च 1483 ईस्वी में उर्बिनो इटली में जो है इनका जन्म हुआ था। यह द मैरिज ऑफ वर्जिन जो इनके चित्र हैं जिसके बारे में उल्लेख किया गया है, यह ब्रेरा आर्ट गैलरी जो है यह कहां पर, यह ब्रेरा आर्ट गैलरी जो है मिलान में क्या है स्थित है। इनके अन्य चित्रों की बात किया जाए एथेंस ऑफ स्कूल है। अंतिम चित्रों की बात किया जाए ईसा का दिव्य शरीर धारण करना है। जो है अपने उत्कृष्टता के कारण इनको क्या कहा गया है, चित्रण में उत्कृष्टता के कारण इनको जो है डिवाइन पेंटर के नाम से जो है जाना जाता है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर डी ऑप्शन जो है यहां पर जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न करा है, यहां करा यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा गया है। करा माइकल एंजेलो हैं, जो यहां पर जारियोज हैं, गलत लिखा है, जॉर्जियोन होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए, जॉर्जियोन। अगला कौन है, लियोनार्डो दा विंची हैं, राइफल हैं। ये तीन कलाकार की अगर हम बात करते हैं, अभी इन्हीं तीनों कलाकारों की बात किया, ये तीनों कलाकार जो है ये देखा जाए चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकार हैं, जिसमें चरम पुनरुत्थान कालीन में सबसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची हैं, दूसरे महान कलाकार कौन है, माइकल एंजेलो हैं, और तीसरे महान कलाकार कौन है, यह जो है राइफल है। राइफल को ही क्या कहा जाता है, यह डिवाइन पेंटर के नाम से जो है यह जाना जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो है इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। थोड़ी सी उसके आगे की चर्चा कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो है यहां पर राइफल का जन्म जो है वह 1483 ईस्वी में हुआ था। 28 मार्च 1483 ईस्वी में उर्बिनो इटली में हुआ था। देखा जाए 1500 ईस्वी में यह पेरुजिनो के यहां कार्य सीखने जाते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं, देखा जाए 1500 ईस्वी में ये जो है देखा जाए 1500 ईस्वी लिख देंगे, नहीं 1500 रुपए की तरह लगेगा। 1500 ईस्वी में जो है यह पेरुजिनो के यहां कार्य सीखने गए। पेरुजिनो के यहां जो है यह जो है कार्य मतलब कार्य होगा, कार्य सीखने गए। ठीक है,
और उसी दौरान जो है देखा जाए जब इनकी उम्र 17 वर्ष थी, जब इनकी उम्र कितनी थी, यह जो है 17 वर्ष थी, उस समय इनके द्वारा बनाया गया एक चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, सैनिक का स्वप्न। ध्यान दीजिएगा, इनका एक चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या? सैनिक का स्वप्न, सैनिक का स्वप्न। ठीक है, अगर इस चित्रण की बात किया जाए तो यह नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। यह चित्र कहां सुरक्षित है? यह जो है देखा जाए नेशनल गैलरी लंदन में जो है यह चित्र सुरक्षित है। देखिए जाए तो हमने जो है राइफल के बारे में चर्चा किया। हमने कहा कि राइफल जो है यह चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकार हैं, ये तीसरे महान कलाकार हैं। सबसे जो है चरम पुनरुत्थान कालीन कलाकारों में सबसे महान लियोनार्डो दा विंची हैं, दूसरे माइकल एंजेलो हैं, तीसरे कौन है? राइफल है। राइफल का जन्म 28 मार्च 1483 ईस्वी में उर्बिनो इटली में जो है इनका जन्म हुआ था। ये 1500 ईस्वी में देखा जाए पेरुजिनो के यहाँ कार्य सीखने गए थे। ठीक है, वहां पर चित्रण करने जो है सीखने गए थे और 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक चित्र बनाया, सैनिक का स्वप्न, जो नेशनल गैलरी लंदन में क्या है, यह जो है सुरक्षित है। इसके पहले हमने बताया कि इनका एक चित्र था द मैरिज ऑफ वर्जिन, जो 1504 ईस्वी में इन्होंने जो है चित्रण किया था, जो ब्रेरा आर्ट गैलरी मिलान में क्या है स्थित है। इसके अलावा चित्रों में हमने बताया कि एथेंस ऑफ स्कूल इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम चित्रों में बताया ईसा का दिव्य शरीर जो है धारण करना चित्रण बताया, और हमने बताया कि इनको जो है इनको डिवाइन पेंटर के नाम से जो है जाना जाता है। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? यह राइफल को कहा जाता है। तो आपका उत्तर डी है। अगले कलाकार की अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया? लेकिन जो व्याख्या है सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? प्रश्नों की व्याख्या। प्रश्नों की व्याख्या देखा जाए तो एक ही कलाकार से संबंधित अगर जो है 10 प्रश्न आ रहे हैं तो देखा जाए तो उनका जो है एक ही व्याख्या नहीं, अर्थात हर प्रश्न जो है उन्हीं से संबंधित जो है अलग अलग व्याख्या होंगे। जैसे देखा जाए तो आपने राइफल के बारे में देखा तो 2 प्रश्न एक साथ थे, लेकिन क्या हुआ, दोनों में देखा जाए कुछ अलग अलग जो है हमको जो है व्याख्या दिखाई देती। अगला करा, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों पर किस विधि से अलंकृत किया गया? जितने भी मित्र हैं सभी को आता है, लेकिन आप व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मणिकुट्टम हो गया, वास हो गया, फ्रेस्को ब्रूनो हो गया, फ्रेस्को सेस्को हो गया, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो है क्या है, मणिकुट्टम विधि है। अब थोड़ी सी अहम चर्चा करते हैं। जब यूरोपीय कला में आप मेडिवल आर्ट की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप जो है यूरोपीय कला में, जितने भी मित्र पढ़े हैं, जब आप यूरोपीय कला में जो है देखा जाए तो मध्यकालीन कला की जब चर्चा करते हैं, मध्यकालीन, जब आप यूरोपीय कला में जो है मध्यकालीन कला की जो है चर्चा करते हैं, ठीक है, जब आप देखा जाए यूरोपीय कला में जब आप मध्यकालीन जो है ठीक है, जब देखा जाए यूरोपीय कला में जब आप मध्यकालीन कला की चर्चा करते हैं तो देखा जाए तो मध्यकालीन कला में जो मध्यकालीन कला थी वह कैसे थी? वह मध्यकालीन कला जो है धर्म सापेक्ष थी। अर्थात इस समय देखा जाए तो ईसाई धर्म से संबंधित जो है कृतियों का निर्माण हुआ, चाहे वह चित्रकला संबंधित हो, चाहे वह वास्तुकला से संबंधित हो। तो देखा जाए तो मध्यकालीन कला कैसी थी? वह धर्म सापेक्ष कला थी। इसीलिए देखा जाए मध्यकालीन कला में अगर हम कला की बात करते हैं तो यहां पर आप क्या पढ़ते हैं? प्रारंभिक ईसाई कला पढ़ते हैं। तो आप यहां पर क्या पढ़ते हैं? प्रारंभिक ईसाई कला पढ़ते हैं। अगर आप प्रारंभिक ईसाई कला के अगर समय की बात करते हैं तो इसका समय कितना माना जाता है? प्रारंभिक ईसाई कला का समय 100 से लेकर 525 ईस्वी तक माना जाता है। कितना माना जाता है? यह 100 से जो है 525 ईस्वी तक समय माना जाता है। अगला अगर हम बात करते हैं दूसरा क्या है? यह देखा जाए बाइजेंटाइन कला। यहां पर देखा जाए दूसरा क्या है? यह जो है बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला की अगर हम शुरुआत की बात किया जाए तो यूनान से जो है इसकी शुरुआत होती है, जिसका समय 330 से 1453 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसका समय कितना माना जाता है? यह 330 जो है यह 1453 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है, अर्थात चौथी से 15वीं सदी ईस्वी तक इसका समय माना जाता है।
अगला है आपका रोमनस कला। ठीक है, रोमनस कला, रोम साम्राज्य के जो है विनाश के बाद जो है, समाप्त के बाद जो कला, रोमनस कला, इसका समय जो है 1100 से लेकर 1300 ईस्वी तक माना जाता है। 1100 से लेकर जो है देखा जाए 1300 ईस्वी तक माना जाता है। अंतिम कला क्या आती है आपकी, यह जो है गोथिक कला। अंतिम कला क्या आती है, यह जो है आपकी गोथिक कला आती है। और गोथिक कला की अगर हम बात करते हैं 1135 से लेकर जो है 1400 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। 1135 से लेकर जो है यह देखा जाए 1400 ईस्वी तक जो है यह कला मानी जाती है। तो अब अगर इसमें हम मणिकुट्टम विधि की बात करते हैं तो मणिकुट्टम विधि में रंगीन संगमरमर के टुकड़ों, देखा जाए तो इसमें जो है रंगीन संगमरमर के टुकड़ों, या हम कह सकते हैं रंगीन कांच के टुकड़ों, रंगीन कांच के टुकड़ों का प्रयोग जो है वह देखा जाए तो जैसे आपका चर्च हो गया, भवन हो गए, ठीक है, इन सब में क्या किया जाता था, उनकी दीवारों पर जो है इसका प्रयोग किया जाता था। इनकी दीवारों पर, छतों पर जो है इसका प्रयोग किया जाता था। बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों पर किस विधि से अलंकृत किया जाता था, मणिकुट्टम विधि से। इसमें रंगीन संगमरमर के टुकड़ों, रंगीन कांच के टुकड़ों को क्या किया जाता था, वहां पर जो है फिक्स किया जाता था, अर्थात इससे अलंकरण जो है बनाया जाता था। ये एक प्रकार से जो है अलंकरण कला के अंतर्गत आता है। तो आपका उत्तर क्या हुआ, यहां पर ए जो है बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। तो आपने देखा यूरोपीय कला में जब आप मध्यकालीन कला पढ़ते हैं तो मध्यकालीन कला कैसी थी, धर्म सापेक्ष कला थी, जिसमें प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला और कौन है, गोथिक कला है। जिसमें मणिकुट्टम कला में जो है देखा जाए उस समय चर्च पर, राजाओं के भवनों आदि पर जो है रंगीन संगमरमर के टुकड़े और रंगीन कांच के टुकड़े का जो है वहां पर जो है प्रयोग किया जाता था। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। करैप द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं। करैप द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं। ए करा माइकल एंजेलो हैं, बी करा लियोनार्डो दा विंची हैं, सी करा रैफेल हैं। अगर इन तीनों कलाकारों की बात किया जाए तो ये देखा जाए ये जो है यह चरम पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। ये जो है चरम पुनर्जागरण कालीन क्या हैं, यह जो है कलाकार है। अब बात आती है कि इनमें द वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसका है, करा माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रैफेल और कौन है, फ्रा एंजेलिको। तो आप सभी लोग जो है इस प्रश्नों का जवाब देंगे। तो चलिए जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इस प्रश्नों का जो है जवाब दीजिए। चलिए अगर हम बात करते हैं द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स का मतलब क्या है, यहां पर शैल खंडों की राजकुमारी। ठीक है, यहां यह किसका मतलब क्या है, यह जो है शैल खंडों की राजकुमारी, शैल खंडों की राजकुमारी। ये दो इसके जो यह जो इस शीर्षक से जो है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, इस शीर्षक से जो है विंची ने दो चित्र बनाए। अगर इस शीर्षक से देखा जाए तो किसने चित्रण बनाया, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। इस और कितने बनाए, इस शीर्षक से देखा जाए तो जो यह शीर्षक है, इस शीर्षक से इन्होंने जो है दो चित्र बनाए। जो यह शीर्षक है, इस शीर्षक से इन्होंने कितने चित्र बनाए, इन्होंने दो चित्र बनाए। अब दो चित्रों का जो है बनाया गया है, दो चित्र क्या होंगे, अलग अलग होंगे। पहले चित्र की बात किया जाए 1483 से 86 ईस्वी के मध्य बने। पहला चित्र देखा जाए 1483 से और जो है 1486 ईस्वी के जो है मध्य चित्रण हुआ। अगर हम यहां दूसरे चित्रण की बात किया जाए तो यह दूसरा चित्र जो बनता है 1495 से लेकर 1508 ईस्वी तक बनता है। 1495 से लेकर 1508 ईस्वी तक जो है यह चित्र जो है बनता है। ठीक है, और दोनों चित्र जो है देखा जाए आयल आन जो है पैनल पर दोनों चित्र बने हैं। दोनों चित्रों की बात किया जाए, यह दोनों चित्र जो है किस पर बने हैं, आयल आन जो है पैनल पर जो है चित्र बने हैं। अब बात आती है पहला चित्र कहां पर सुरक्षित है। अगर हम पहले चित्र की बात किया जाए तो यह लुव्र संग्रहालय पेरिस में जो है यह चित्र सुरक्षित है। यह पर कहां पर सुरक्षित है, यह देखा जाए तो यह लुव्र संग्रहालय
यह लुब्र संग्रहालय जो है यह पेरिस में जो है यह चित्र सुरक्षित है। अगर दूसरे चित्र की बात किया जाए कि दूसरा चित्र जो है कहां सुरक्षित है, यह नेशनल गैलरी लंदन में क्या है, यह चित्र सुरक्षित है। यह कहां पर सुरक्षित है, यह देखा जाए यह नेशनल गैलरी जो है लंदन में क्या है, यह चित्र सुरक्षित है। तो आपका उत्तर क्या होगा, यह लियोनार्डो दा विंची। आपका उत्तर जो है यहां पर बी जो है यह बिल्कुल सही है। अगर लियोनार्डो दा विंची के बारे में देखा जाए तो थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची जो है यह चरम पुनरुत्थान काल के क्या है, देख लीजिएगा, तो हम ऐसे बता दे रहे हैं लियोनार्डो दा विंची जो है यह चरम पुनरुत्थान काल के क्या है, यह जो है सबसे महान कलाकार माने जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची का जन्म जो है 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को फ्लोरेंस इटली में हुआ था। इनको वंडर ऑफ द एज कहा जाता है, अर्थात इनको युग का आश्चर्य कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची जो है यह चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, संगीतकार थे, इंजीनियर थे, वैज्ञानिक थे और फोटोग्राफर थे। इसके साथ साथ लियोनार्डो दा विंची जो है मित्र ये अनुसंधानशील कलाकार थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुसंधानशील कलाकार थे। इन्होंने रक्त परिभ्रमण का जो है इन्होंने चित्रण किया। इन्होंने देखा जाए तो क्या हुआ, हेलीकॉप्टर हो गया, वायुयान हो गया, परमाणु बम हो गया, युद्ध में प्रयोग होने वाले, युद्ध के समय प्रयोग होने वाले सशस्त्र गाड़ियों आदि का जो है इन्होंने क्या किया, जो है रेखा चित्रों का जो है इन्होंने निर्माण किया। तो इतनी बातें हम करते हैं, बहुत सारी बातें इनके बारे में है, थोड़ी सी चर्चा हमने कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न कर रहा है मित्र, ताश के खिलाड़ी चित्र किसके चित्रित हैं? यहां पर करा ताश के खिलाड़ी किस चित्रकार के चित्र हैं? ए करा यह सेजा का है, बी करा पिकासो का है, सी करा मोने का है और डी करा यह मुंज का है। जितने भी मित्र हैं सभी लोग जो है इस प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। चलिए, जितने भी मित्र हैं सारे लोग जो है इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इनमें कौन सा उत्तर जो है सही है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ताश के खिलाड़ी चित्र जो है किसने चित्रित किया है, तो यह जो है ताश के खिलाड़ी किसके हैं, यह जो है सेजा के हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पॉल सेजान। ठीक है, यह चित्र किसके हैं, यह है पॉल सेजान के चित्र हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा मित्र, यह पॉल सेजान जो है यह किस कलावाद से संबंधित हैं? जितने भी मित्र हैं सभी लोग बताएंगे कि यह पॉल सेजान जो है यह किस कलावाद से संबंधित हैं। आप लोग भी कुछ बताते हुए चलिएगा। ये जितने भी लोग हैं ये बताने, एक बार तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें और बताने का प्रयास करें कि पॉल सेजान, देखिए आ गया, सुनीता शर्मा बता रही हैं यह उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। तो यहां पर अगर पॉल सेजान की बात किया जाए तो इनका जन्म 1839 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1839 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1906 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, यह जो है पॉल सेजान का समय बताया। अब ध्यान दीजिएगा, पॉल सेजान जो है यह उत्तर प्रभाववादी कलाकार है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। अब देखा जाए उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं तो ध्यान दीजिएगा ये अर्थात ये उत्तर प्रभाव से संबंधित हैं। अगर हम उत्तर प्रभाववाद का समय की बात किया जाए तो 1886 से लेकर 1905 ईस्वी तक, 1886 से लेकर 1905 ईस्वी तक जो है यह उत्तर प्रभाववाद का समय माना जाता है। अब यह उत्तर प्रभाववाद क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर उत्तर प्रभाववाद जो है यह देखा जाए यह प्रभाववाद के विरोध में, यह देखा जाए तो यह इसके पहले कौन था, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद। देखा जाए प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर, प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर जो है किसमें, प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर कौन है, यहां पर जो है पॉल सेजान। ठीक है, पॉल सेजान हो गए, विसेंट वान गाग हो गए, विसेंट वान गाग हो गए, पॉल गॉगिन हो गए। इन लोगों ने एक नई कला शैली की शुरुआत किया। इन लोगों ने क्या किया, एक नई कला शैली की शुरुआत किया, कला शैली की क्या की, जो है शुरुआत किया और उसी को क्या किया, शुरुआत की, वही क्या कहलाता है, उत्तर प्रभाववाद कहलाता है।
पॉल सेजान का जन्म 1829 और मृत्यु 1906 ईस्वी में हुआ था। यह उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। उत्तर प्रभाववाद का समय 1886 से 1905 ईस्वी है। उत्तर प्रभाव एक कला आंदोलन है जो देखा जाए प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर पॉल सेजान, वान गाग, यहां पर वान गाग, विसेंट वान गाग है, पॉल गागिन एक नई कला शैली की शुरुआत करते हैं जिसको उत्तर प्रभाववाद कहलाता है। जिसको क्या कहा जाता है? उत्तर प्रभाववाद कहलाता है। देखा जाए तो पॉल सेजान के चित्रों से जो है घनवाद का बीजारोपण होता है। अब देखा जाए तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं मित्र, यहां पर हम कह सकते हैं पॉल सेजान की कला से जो है वह क्या होता है, वह घनवाद की जो है शुरुआत या हम कह सकते हैं घनवाद का बीजारोपण होता है। ठीक है, इनकी कला जो है घनवाद का क्या होता है, यह जो है शुरुआत होता है। देखा जाए तो आगे देखा जाए ताश के खिलाड़ी। अब प्रश्न पर आ जाते हैं द कार्ड प्लेयर। इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? द कार्ड प्लेयर, अर्थात यह क्या है? ताश के खिलाड़ी। अब यह चित्र जो है देखा जाए कैनवास पर तैल माध्यम से बना है। यह चित्र देखा जाए कैनवास पर जो है यह तैल माध्यम से बना है और यह जो है म्यूसी द ओरशाय संग्रहालय, यह है, ध्यान दीजिए, म्यूसी द ओरशाय संग्रहालय पेरिस में क्या है, यह जो है सुरक्षित है। नोट कर लीजिएगा, आपका उत्तर ए है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, यहां कर रहा है मित्र समयावच्छेद का सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? घनवाद, भविष्यवाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। यहां पर कर रहा है समयावच्छेद का सिद्धांत जो है यह किस कला से संबंधित है? जितने भी मित्र हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न इसके पहले जो है बताया जा चुका है। समयावच्छेद का जो है यहां पर समयावच्छेद का सिद्धांत जो है यह किस कलावाद से संबंधित है? चलिए अगर समयावच्छेद सिद्धांत की बात करते हैं, यह देखा जाए तो समयावच्छेद सिद्धांत का जो है किससे संबंधित है, किस वाद से संबंधित है? यह जो है प्रभाववाद से संबंधित है। और प्रभाववाद के जनक कौन है? प्रभाववाद के जनक जो है वह मोने है। और मोने का एक चित्र था, क्या नाम था? सूर्योदय का प्रभाव, सूर्योदय का प्रभाव। और इसी सूर्योदय के प्रभाव के आधार पे जो है क्या नाम रखा, यह जो है वहां पर प्रभाववाद रखा गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है मित्र, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? यहां पर कर रहा है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में क्या दर्शाया गया है? देवदूत है, गिरजाघर है, इमारतों की गली है, दृश्य चित्र है। यहां पर कर रहा है मोनालिसा की पृष्ठभूमि में, जो मोनालिसा चित्र है उसके पृष्ठभूमि में जो है क्या दर्शाया गया है? चलिए जितने भी मित्र हैं सभी लोग जो है इस प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहां पर देखा जाए तो मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? यह जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। विंची क्या है? यह देखा जाए चरम जो है पुनर्जागरणकालीन क्या है? यह जो है कलाकार है। ठीक है, इनको वंडर ऑफ द एज कहा जाता है, ये अलग चीज हो गई। अब देखा जाए तो यहां पर लियोनार्डो दा विंची जो है फ्लोरेंस के एक अधिकारी की पत्नी का जो है आवक्ष चित्र बनाया। विंची जो है देखा जाए तो विंची ने जो है फ्लोरेंस के एक अधिकारी की पत्नी का आवक्ष चित्र बनाया। जो अंतरराष्ट्रीय जगत में जो है मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जो अंतरराष्ट्रीय जगत में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जो अंतरराष्ट्रीय जगत में जो है वह मोनालिसा के नाम से जो है यह प्रसिद्ध हुआ। यह जो चित्र है वह पोपलर लकड़ी के पैनल पर देखा जाए तो यह चित्र जो है वह देखा जाए पोपलर लकड़ी के पैनल पर तैल रंग माध्यम से बनाया गया है। तैल रंग माध्यम से बनाया गया है और इस पर देखा जाए लाल रंग के टोन का प्रयोग किया गया है। इस पर जो है किस रंग के टोन का प्रयोग किया गया है? इस पर देखा जाए लाल रंग के टोन का प्रयोग किया गया है। छाया प्रकाश द्वारा इसमें त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं छाया प्रकाश के द्वारा जो है इसमें त्रिआयामी प्रभाव, इसमें छाया प्रकाश के द्वारा इसमें क्या उत्पन्न किया गया है? त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया गया है। इसके पृष्ठभूमि में देखा जाए प्राकृतिक दृश्य हैं। अगर यहां पर देखा जाए इसके पृष्ठभूमि में जो है क्या है, यहां पर जो है प्राकृतिक दृश्य जो है यहां पर बने हुए हैं। अर्थात आपका उत्तर क्या हो गया? यह ऑप्शन डी क्या है? यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रहस्यमय मुस्कान के कारण जो है, रहस्यमय मुस्कान के कारण यह चित्र क्या है जो है अंतरराष्ट्रीय जगत में जो है प्रसिद्ध है। यह देखा जाए लुब्र संग्रहालय, यह चित्र देखा जाए तो लुब्र संग्रहालय यह जो है पेरिस में क्या है यह चित्र सुरक्षित। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर डी है। तो हमने कहा कि विंची जो है चरम पुनर्जागरण कालीन क्या है, यह जो है कलाकार हैं। इन्होंने जो है देखा जाए तो विंची ने फ्लोरेंस के एक अधिकारी की पत्नी की आवक चित्र बनाई जो मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पोपलर लकड़ी के पैनल पर तैल माध्यम से इन्होंने चित्र बनाया और छाया प्रकाश के माध्यम से इसने क्या किया? त्रिआयामी प्रभाव जो है उत्पन्न किया। अगर यहां पर इसकी माप की बात किया जाए, शायद जो है 77 गुणे 53 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 77 गुणे जो है 53 सेंटीमीटर क्या है इस चित्र की माप है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 77 गुणे 53 सेंटीमीटर क्या है इसकी माप है। तो इसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रथम जो है यहां तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा है? यहां पर कह रहा है यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा है? ए कह रहा है बंगाल शैली, बी कह रहा है जयपुर फ्रेस्को शैली, मुगल शैली, पाल शैली। अब यहां पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की बात कर रहा है, अर्थात यह म्यूरल पेंटिंग, अर्थात किससे संबंधित है? यह जो है भित्ति चित्र से संबंधित है। यह देखा जाए तो यह भित्ति चित्र से क्या है, यह जो है संबंधित है। तो यहां पर होता है फ्रेस्को सेस्को। जो फ्रेस्को सेस्को होता है वह सूखी दीवारों पर चित्रण किया जाता है। जो फ्रेस्को ब्रूनो होता है वह गीली दीवारों पर जो है क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग अगर हम बात करते हैं तो वह देखा जाए जयपुर के महलों मंदिरों पर क्या किया गया है, इनका जो है प्रयोग किया गया है। जैसे जयपुर के जो महल हैं, हवेली हैं, मंदिर हैं, इन सब का जो है यहां पर क्या किया गया है, यहां पर जो है यहां पर प्रयोग किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? यहां पर बी ऑप्शन जो है आपके जो है बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की प्रयास कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, करा अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है, दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में है, जयपुर में है, आगरा में है। अब आप जानते हैं अकबर ने अपने जो है कला स्टूडियो ठीक की स्थापना कहां पर करवाई थी? यह जो है फतेहपुर सीकरी में करवाई थी। अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में अगर हम बात करते हैं तो अकबर ने जो है चित्रशाला, यहां पर अगर चित्रशाला की बात करते हैं, चित्रशाला की स्थापना कहां पर किया था? यह जो है फतेहपुर सीकरी में जो है इसकी स्थापना किया था। चित्रशाला का अध्यक्ष किसको बनाया था? ध्यान दीजिएगा, चित्रशाला का अध्यक्ष जो है इसने जो है अब्दुल समद को बनाया था। किसको? अब्दुल समद सिराजी को इसने जो है इसका अध्यक्ष बनाया था। अब देखा जाए तो अगर हम अबुल फजल की बात करते हैं, यहां पर अबुल फजल ने अपनी पुस्तक जो है, अबुल फजल जो है अपनी पुस्तक आईने अकबरी में
अबुल फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी में जो है 100 से अधिक कलाकारों के बारे में चर्चा किया था। यहां पर अबुल फजल ने बताया, आईने अकबरी में बताया कि अकबर के दरबार में 100 से अधिक कलाकार थे, जिसमें देखा जाए 100 में जो है 17 जो है इन्होंने प्रमुख बताया। 17 में देखा जाए तो 13 क्या है, 13 हिंदू थे और 4 क्या थे, यहां पर जो है मुस्लिम थे। 4 क्या थे, यहां पर मुस्लिम थे। जबकि एक अन्य पुस्तक है वाकयात ए बाबरी। अगला पुस्तक कौन सा है, यह देखा जाए वाकयात ए बाबरी। वाकयात ए बाबरी में देखा जाए तो यहां पर प्रमुख चित्रकारों की संख्या 22 बताई गई है। 22 में देखा जाए तो 19 कौन है, हिंदू हैं, जबकि 3 कौन है, यहां पर मुसलमान है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, विसेंट वान गॉग का स्टारी नाइट्स जो है संग्रहालय में रखा गया है। कह रहा है विसेंट वान गॉग का एक चित्र है स्टारी नाइट्स, किस संग्रहालय में जो है रखा गया है। तो अगर इस चित्र की बात करते हैं, करा आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, लुब्र संग्रहालय पेरिस है। इनमें कौन सा कथन जो है यहां पर जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन जो है, चलिए आप सभी लोग जो है इस प्रश्नों का उत्तर बताइएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं विसेंट वान गॉग का स्टारी नाइट्स चित्र किस संग्रहालय में स्थित है, यह आधुनिक कला संग्रहालय जो है न्यूयॉर्क में जो है संग्रहित है। अर्थात जो है तारों भरी रात, हमने आपको लिखवाया क्या होगा, तारों भरी रात। तारों भरी रात चित्र किसका है, यह जो है विसेंट वान गॉग का है। यह किसका है, विसेंट वान गॉग का चित्र है। अब बात आती है कि विसेंट वान गॉग जो है यह क्या है, उत्तर प्रभाववादी जो है कलाकार हैं। विसेंट वान गॉग या विसेंट वान गो क्या है, यह जो है उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। तो आपने अभी देखा था यह क्या है, यह जो है उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। विसेंट वान गॉग क्या है, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में हमने 3 लोगों की चर्चा किया था। उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में कितने लोगों की चर्चा किया था, पॉल सेजान। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, पॉल सेजान। हमने बताया कि पॉल सेजान से जो है यहां पर देखा जाए घनवाद का जन्म होता है। पॉल सेजान से किसका जन्म होता है, घनवाद का जन्म होता है। विसेंट वान गॉग की अगर हम बात करते हैं, विसेंट वान गॉग की कला से जो है यह देखा जाए अभिव्यंजनावाद का जो है जन्म होता है। अगला हम बात करते हैं पॉल गॉगिन की कला से। अगर हम बात करते हैं पॉल गॉगिन की कला से जो है किसका जन्म होता है, यह जो है भाववाद का जन्म होता है। इसको जो है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जो है यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विसेंट वान गॉग का जन्म जो है 1853 ईस्वी में हॉलैंड में हुआ था। अगर हम विसेंट वान गॉग की बात करते हैं तो विसेंट वान गॉग साहब का जन्म अगर हम बात करते हैं 30 मार्च, ध्यान दीजिएगा 30 मार्च शायद 1853 ईस्वी को कहां पर हुआ था, यह जो है हॉलैंड में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आगे देखा जाए तो इनका चेहरा जो है विसेंट वान गॉग का जो चेहरा था वह बहुत ही बेतुका था, अर्थात बहुत ही क्रूर जो है इनका चेहरा था। ये अपने जीवन में देखा जाए तो चित्रकला में कोई प्रसिद्धि न पा सके। ठीक है, ये देखा जाए तो लास्ट समय में पागल हो गए, और पागल होने के बाद देखा जाए तो ये पागलपन ही कहा जाएगा। इन्होंने अपने कान को काट कर जो है कागज में लपेट कर अपनी प्रेमिका को जो है इन्होंने क्या किया, उपहार में दे दिया। अब कोई अपनी प्रेमिका को कान काट कर उपहार देता है। और इसके बाद देखा जाए पागलपन का आखिरी क्या हुआ, इन्होंने जो है 29 जुलाई 1890 को देखा जाए तो इन्होंने 29 जुलाई 1890 को जो है क्या किया, इन्होंने गोली मारकर, देखा जाए तो इन्होंने गोली मारकर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। उस समय अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो है कितनी उम्र रही होगी, ज्यादा से ज्यादा जो है अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 36-37 वर्ष जो है उस समय इनकी आयु रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं। तो आपको हमने बता दिया उत्तर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ड्स एंड सिंबल्स, शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को
किसने चित्रकारी की है। यहां पर कह रहा है वह कौन से कलाकार हैं जो अपने चित्रों में शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग किया है। और जो व्यक्ति जो अपने चित्रों में शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग किया है वह देखा जाए ज्यादा से ज्यादा जो है वह क्या है, तांत्रिक कलाकार कहलाते हैं। ठीक है, हम यह नहीं कर सकते हैं जो भी इस प्रकार का प्रयोग करेगा तांत्रिक कलाकार कहलाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि जितने भी तांत्रिक कलाकार हैं वे सब के सब देखा जाए प्रतीकों का प्रयोग किए। तो यहां पर ए ऑप्शन कर रहा है केसीएस पन्नीकर साहब हैं, गणेश पाइन हैं, GR संतोष हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखा जाए तो इसमें दो हैं, देखा जाए तो यहां GR संतोष भी जो है तांत्रिक कलाकार हैं, केसीएस पन्नीकर भी हैं, लेकिन यहां पर जो आपका उत्तर सही होगा वह क्या होगा, केसीएस पन्नीकर साहब। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है यहां पर बिल्कुल सही। जितने भी मित्र हैं सारे लोग जो है इस प्रश्नों का जो है यहां पर उत्तर देंगे केसीएस पन्नीकर। चलिए एक बार जितने भी लोग हैं देखना चाहते हैं तो अब अगर हम केसीएस पन्नीकर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देखा जाए 30 मार्च, ध्यान दीजिएगा अगर हम यहां पर बात करते हैं 30 मार्च 1911 ईस्वी को, 30 मार्च 1911 ईस्वी को कोयंबटूर केरल में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शिक्षा की अगर हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा शिक्षा की बात करते हैं तो यह जो है मद्रास कला विद्यालय में, मद्रास कला विद्यालय में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किया। इनके गुरु कौन थे आप सभी लोग जानते हैं, यह जो है देवी प्रसाद राय चौधरी जो है इनके कला गुरु थे। ठीक है, बाद में देखा जाए तो ये यही जो है मद्रास कला विद्यालय में ये क्या रहे, पहले उप प्राचार्य, बाद में प्राचार्य कहां पर हुए, ये देखा जाए तो मद्रास कला विद्यालय में, मद्रास कला विद्यालय में ये क्या रहे, प्राचार्य रहे। इन्होंने स्थापना किसके की थी, यह देखा जाए मद्रास चोल मंडल, मद्रास चोल मंडलम, यह क्या है, मद्रास चोल मंडलम जो है यह कलाकारों का एक गांव है, कलाकारों का क्या है, एक गांव है। इसकी स्थापना इन्होंने की थी। स्थापना कौन किया था, यह जो है देखा जाए केसीएस पन्नीकर ने जो है इसकी स्थापना जो है की थी। और यह कब स्थापना की थी, 1966 ईस्वी में जो है मद्रास में जो है इन्होंने स्थापना की थी। और देखा जाए इन्होंने ईसाई धर्म से संबंधित चित्रण किया है। यहां पर यह भी पूछता है ईसाई धर्म से संबंधित इन्होंने चित्रण किया है, आदम और हवा। ठीक है, ये जो है इनके जो है यह ईसाई धर्म से संबंधित जो है इनके द्वारा यहां पर जो है चित्र किया गया है। ये जो है इनको तांत्रिक कलाकार भी जो है कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभी आप लोग कमेंट्स नहीं देखे कि आप लोगों ने कमेंट्स क्या दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न करा उड्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है, सोमनाथ होर हो गए, धीरज चौधरी हो गए, जोगेन चौधरी हो गए, अनुपम सूद हो गए। चलिए जितने भी मित्र हैं सभी लोग बताएंगे यह जो है चित्र श्रृंखला जो है किस कलाकार का है। सभी लोगों का उत्तर सही हो गया। यह किसका है, यह जो है सोमनाथ होर का है। सोमनाथ होर की बात करते हैं। सोमनाथ होर जो है यह छापाकार, यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं सोमनाथ होर, सोमनाथ होर, सोमनाथ होर की बात करते हैं तो यह क्या है, यह जो है देखा जाए तो यह छापाकार है, ये जो है मूर्तिकार है। देखा जाए तो इन्होंने कई चित्रों का निर्माण करवाया। तो ये क्या है, यह जो है चित्रकार के तौर पर जो है यह जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 1921 ईस्वी बांग्लादेश में हुआ था। इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म जो है 1921 ईस्वी में चटगांव लिख सकते हैं, चटगांव जो है बांग्लादेश में जो है यह इनका जन्म हुआ था। अब बांग्लादेश में जन्म हुआ था तो आप जान सकते हैं इन्होंने शिक्षा जो है यह कलकत्ता कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। इन्होंने देखा जाए तो इन्होंने जो है यह कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने क्या प्राप्त किया था, यह जो है शिक्षा प्राप्त की थी। और आगे अगर हम बात करते हैं यह दिल्ली कला विद्यालय में, ये जो है देखा जाए दिल्ली कला विद्यालय में ये देखा जाए ग्राफिक विभाग के जो है क्या रहे, विभागाध्यक्ष रहे। ये देखा जाए ग्राफिक विभाग के
ग्राफिक विभाग के जो है प्रमुख या विभागाध्यक्ष या क्या थे, यह जो है प्रमुख थे। इनको क्या कहा जाता है? इनको जख्मों का कलाकार कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको जो है जख्मों का कलाकार कहा जाता है। इन्होंने कहा है, ठीक है, सोमनाथ होर ने क्या कहा है? मैं तस्वीर नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूं। इन्होंने कहा मैं तस्वीर नहीं बनाता, मैं तस्वीर नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूं, मैं जख्म बनाता हूं। जैसे वर्तमान में अगर कोई भी कलाकार जो है ईमानदारी से काम करे तो वह क्या है? जख्म ही है। अब मूर्त शिल्प में देखा जाए, जैसे मां बच्चा हो गया, भय हो गया, चीख हो गया, यह इनके क्या हैं? यह जो है मूर्त शिल्प हैं और तीनों देखा जाए काष्ठ माध्यम से जो है बनाए गए हैं। ठीक है, अगले नोट कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय कला में मेध शब्द का, यहां पर मेध शब्द का जो है निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? करा है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जितने भी मित्र हैं आप सभी लोग जो है इस प्रश्न का जो है यहां पर बताएंगे। चलिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सारे मित्र जो है इस प्रश्न के उत्तर बारे में जो क्या करेंगे, यहां पर जो है चर्चा करेंगे। चलिए अब अगर देखा जाए, जैसे मेध का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेध का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई वास्तुकला बनाते हैं, वास्तुकला, जैसे वास्तुकला में एक हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे आप बनाते हैं स्तूप। स्तूप स्तूप का जो निचला भाग होता है जिस पर अंड स्थित होता है, स्तूप का वह भाग जिस पर क्या होता है? जिस पर अंड स्थित होता है, यह भाग, ये क्या है? स्तूप का अंड है। यह जिस पर स्थित है यही क्या कहलाता है? मेध। मेध को हम कह सकते हैं या तो कुर्सी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं? यह जो है चबूतरा कह सकते हैं। तो आपका उत्तर जो है अर्थात यह वास्तुकला से संबंधित है। देखा जाए मंदिर के लिए कहीं कहीं मेध शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात मंदिर क्या होता है? एक जो है बड़ी एक ऊंचे चबूतरे पर जो है बना होता है जिसको मेध प्रयोग किया गया है। लेकिन ज्यादातर जो है मेध शब्द का जो है प्रयोग जो है स्तूप के लिए वहां पर किया गया है। अंड जहां पर स्थित होता है यह भाग क्या कहलाता है? मेध कहलाता है। ये क्या है? ये आयक कहलाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? दंड होता है। दंड पर क्या होता है? 3 छत्र होता है। यह सबसे पवित्र भाग क्या होता है? हर्मिका होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख अगला प्रश्न करा, यहां करा, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया है? यहां पर प्रश्न कर रहा है, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र किस निम्नलिखित में से किसने बनाया है? करा कैरेवेजियो, कैरेवेजियो। अगले करा यहां पर चलिए ये है ही नहीं, गुसेफ रिबेरा, और जो है यहां पर एबी। यहां पर कह रहा है द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र यह किसका है? तो अगर देखा जाए द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू मतलब हमने लिखवाया है संत मैथ्यू का बुलावा। आपको याद होगा हमने क्या लिखाया है? संत मैथ्यू का बुलावा। ठीक है, या आप लोग हिंदी तथा इंग्लिश दोनों वर्जन आप बिल्कुल याद किए रहिएगा, संत मैथ्यू का बुलावा या द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। यह किसके चित्र हैं? यह जो है देखा जाए तो कैरेवेजियो के चित्र है। यह किसका चित्र है? यह देखा जाए कैरेवेजियो का है। कैरे जो है वेजियो का जो है यह चित्र है। और कैरेवेजियो क्या है? यह जो है बारोक कलाकार हैं। कैरेवेजियो की बात करते हैं, कैरेवेजियो क्या है? यह जो है बारोक कलाकार माने जाते हैं, जिसमें रूबेंस, फ्रांस हाल्स, रेब्रा वान राइन, बर्निनी जो है क्या है? यह जो है कलाकार माने जाते हैं। इनके अगर जो है देखा जाए तो इनको जो है इटली में जो है बारोक कला का इनको जन्मदाता माना जाता है। कैरेवेजियो को इटली में जो है बारोक कला का जन्मदाता माना जाता है। जो इनकी चित्रण पद्धति है वह यथार्थ शैली में बनी है। इनके कुछ चित्र हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ताश के धोखेबाज,
यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इनके चित्र हैं ताश के धोखेबाज, ताश के क्या हैं यहां पर धोखेबाज। एक देखा जाए ईसा का दफनाया जाना, अगला क्या है ईसा का दफनाया जाना। अगला हम बात कर लेते हैं, अगला क्या है कुमारी की मृत्यु, कुमारी की मृत्यु। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहां पर थॉमस का संदेश। अगला देखा जाए कौन है, तो हम यहां पर कह सकते हैं थॉमस का संदेश। ठीक है, तो अब यहां पर देखा जाए तो ये संत मैथ्यू का बुलावा, यह जो है कैरेविजियो का चित्र है। कैरेविजियो क्या है बारोक कलाकार हैं, इनके चित्रों में ताश के धोखेबाज, ईसा का दफनाया जाना, कुमारी की मृत्यु, थॉमस का संदेश आदि है। इनका जन्म 28 सितंबर 1571 ईस्वी में मिलान इटली में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। बारोक कलाकारों में देखा जाए रूबेंस हैं, फ्रांस हाल्स हैं, रेम्ब्रा हैं, बर्निनी जो है यह बारोक कलाकार जो है माने जाते हैं। क्लियर है, तो आपका उत्तर जो है यहां पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम का जो है चयन करिए। करा सेरीग्राफी है, ऑफसेट है, जीरोग्राफी है, लेजर प्रिंटिंग है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं ऑफसेट, ठीक है, चलिए एक एक थोड़ा जो है देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन क्या है लमसम इसकी चर्चा किया जाए तो अगर हम यहां पर बात करते हैं सेरीग्राफी, ऑफसेट, जीरोग्राफी, लेजर प्रिंटिंग, ये निश्चित है कि लेजर प्रिंटिंग जो है बिल्कुल क्या होगा, यह जो है लास्ट में रहेगा। लेजर प्रिंटिंग देखा जाए तो हर जगह बिल्कुल लास्ट में किए हैं, तो अर्थात इस आधार पे तो हम क्लियर कर नहीं सकते कौन सा क्या है सही है। अगर हम यहां पर देखा जाए जैसे सेरीग्राफी, सेरीग्राफी देखा जाए यह लगभग जो है सेरीग्राफी जो है यह 1910 ईस्वी के लगभग है। ऑफसेट की बात किया जाए कितना हो जाएगा, यह 1875 है। ठीक है, देखिए सब लमसम चल रहा है। देखा जाए तो अगला कौन सा है जीरोग्राफी, यह 1938 से संबंधित है, 1938-40 से संबंधित है। सबसे लास्ट में क्या होगा लेजर प्रिंटिंग 1900 जो है 69। तो अब आप मिलाइएगा, सबसे पहले क्या होगा ऑफसेट होगा, दूसरा क्या होगा आपका सेरीग्राफी होगा, तीसरा जीरोग्राफी, चौथा जो है लेजर प्रिंटिंग। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा यहां पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहां पर करा है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। राजा रवि वर्मा है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, यामिनी राय है, नंदलाल बसु हैं। अब अगर हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा के चित्र कौन है, मराठी महिला हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं नृत्य करती महिला। यहां पर देखा जाए यामिनी राय का क्या है मां और बच्चा, नंदलाल बसु का क्या है दांडी यात्रा। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या सही हो गया, यहां पर ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही है। राजा रवि वर्मा क्या है, एक मिनट गलत हो जाएगा क्या, राजा रवि वर्मा क्या है मराठी महिला अर्थात 3, यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर का नृत्य करती महिला 4, यामिनी राय का क्या है मां और बच्चा, नंदलाल बसु का क्या है दांडी यात्रा। अर्थात आपका उत्तर क्या है यहां पर सी आंसर क्या है आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यहां पर करा प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर करा प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ए करा आरा, बी है एफएन सूजा, सी है आईएस जौहर, डी है रजा। तो वह कौन है एफएन सूजा। जो भी भाई बंधु ऑप्शन जो है यहां पर बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है यहां पर जो है बिल्कुल सही है। अब देखा जाए अगर हम सूजा की बात करते हैं, ठीक है, अब यहां पर सूजा के बस उसके जन्म स्थान के आधार पे आप समझ सकते हैं इनका जन्म अप्रैल 1924 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा इनका जन्म जो है यह अप्रैल 1924 ईस्वी में कहां पर हुआ था, गोवा में हुआ था। और यह जो है कैथोलिक, यह जो है देखा जाए कैथोलिक परिवार से क्या रहे, यह जो है संबंधित थे। यह देखा जाए तो यह जो है कैथोलिक परिवार से क्या रहे, यह जो है संबंधित थे। ठीक है, ये जो है कैथोलिक परिवार से संबंधित थे। और देखा जाए तो इन्होंने जो है ईसाई विषयों पर संबंधित, देखा जाए तो इन्होंने ईसाई विषयों से संबंधित जो है अनेक चित्रों का जो है इन्होंने जो है निर्माण किया है। अगर एकाक कलाकार की बात किया जाए तो जैसे हजरत ईसा, एक चित्र हमने बता दिया, जैसे कौन है यह हजरत ईसा जो है इनका चित्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न करा है वाटर लिली नामक पेंटिंग चित्र श्रृंखला किसके द्वारा बनाया गया। अमृता शेरगिल है,
अमरनाथ सहगल है, मोनेट है, यहां पर मोने कर देते हैं, मैनेट, ठीक है, यहां पर जो है यहां पर हम मोने कर दे रहे हैं। देखा जाए तो प्रभाववादी कलाकार मोने ने जो है वाटर लिली अर्थात कुमुदनी पुष्प की जो है चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था। अगर हम देखा जाए तो प्रभाववादी कलाकार मोने ने जो है, जो प्रभाववाद के जनक मोने थे, उन्होंने कुमुदनी के फूल की चित्र श्रृंखला जो है निर्माण किया था। और जो चित्र श्रृंखला निर्माण इन्होंने किया था वह देखा जाए तैल माध्यम से चित्र बनाए थे। किस माध्यम से इन्होंने चित्र बनाए थे? वह जो है तैल माध्यम से जो है इन्होंने चित्र बनाए थे। और इस चित्र श्रृंखला में लगभग देखा जाए तो इसमें कितने चित्र थे? 250 चित्र थे। कितने चित्र थे? 250 चित्र थे। मोने को क्या कहा जाता है? इनको प्रभाववादी का जनक कहा जाता है। मोने क्या है? यह जो है प्रभाववाद के क्या है? यह जो है जनक माने जाते हैं। चलिए एक बात बताइएगा, चलिए जितने भी मित्र हैं चलिए आगे देखा जाए, करा यहां पर फ्रेस्को ब्रूनो पवित्र की परिभाषा की जाती है। देखा जाए फ्रेस्को ब्रूनो का मतलब है गीली सतह पर जो चित्रण किया जाएगा। किसी भी भित्ति पर लगाना यह गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना, यही लगभग जो है क्या हो जाएगा? यही जो है किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना क्या कहलाएगा? ब्रूनो पद्धति कहलाएगा। ये आपका जो है यहां पर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहां पर देखा जाए जो फ्रेस्को जो है सूखी सतह पर लगाया जाता है, जो फ्रेस्को ब्रूनो है जो है वह गीली सतह पर क्या किया जाता है? यहां पर जो है चित्रण किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है सही सुमेलित कीजिए। यहां पर करा है सही कालानुक्रम का चयन करिए। करा के.एस. कुलकर्णी है, ए.आर. अब्दुल रहमान चुगताई है, अतुल डोडिया है, ए. रामचंद्र नायर है। अगर इनमें देखा जाए तो सबसे पहला जन्म किसका हुआ होगा? तो यहां पर देखा जाए अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ है? अगर इसमें अब्दुल रहमान चुगताई की बात किया जाए तो इनका जन्म 1897 ईस्वी को जो है यह लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1897 ईस्वी में कहां पर? लाहौर में। कुलकर्णी की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगला कौन है? के.एस. कुलकर्णी की बात किया जाए तो यह इनका जन्म 1918 ईस्वी में जो है यह कर्नाटक में हुआ था। और यह जो है दिल्ली शिल्प चक्र के क्या है? कलाकार हैं। ए. रामचंद्र नायर का जन्म देखा जाए तो यहां पर देखा जाए रामचंद्रन की बात किया जाए तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। यह जो है शिल्प चक्र के कलाकार हैं। यह जो है किसके कलाकार हैं? यह शिल्प चक्र दिल्ली के कलाकार हैं। लास्ट में देखते हैं अतुल डोडिया। अगले कौन है? यहां पर जो है अतुल डोडिया। अतुल डोडिया की बात किया जाए तो इनका जन्म 1950 के बाद ही हुआ होगा, 1953 मान सकते हैं। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन ये सबसे लास्ट में है। तो आपका कौन सा सही हो रहा है? अब्दुल रहमान चुगताई हो गए, के.एस. कुलकर्णी हो गए, ए. रामचंद्र नायर, अतुल डोडिया। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर बी जो है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर मित्र जो है किसी भी जो है प्रश्न में अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है, कहीं भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन हो तो आप बताने का तुरंत प्रयास करें। अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत हुआ हो, ठीक है, किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत हुआ तो आप बताने का प्रयास करिएगा। चलिए, हाँ, देखिए आ गया, बिल्कुल सही। यहां पर समयावच्छेद का सिद्धांत किस बात से संबंधित होता है? यह जो है भविष्यवाद से होता है। ठीक है, तो यह किससे होता है? यह जो है भविष्यवाद से होता है। हमने शायद जो है प्रभाववाद बता दिया है। तभी हमने मैसेज देखा तो क्या हुआ? हमने कहा कि इसको जो है थोड़ा सही कर लिया जाए। तो यहां पर देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं
तो यह इससे भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत, यहां पर देखा जाए भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या माना जाता है, समयावच्छेद था। तो यहां पर देखा जाए तो अर्थात आपका उत्तर क्या होगा, यहां पर बी ऑप्शन क्या होगा, आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लास्ट में हमने जो है प्रभाववाद कर दिया था। प्रभाववाद की व्याख्या भी जो है, व्याख्या हमने बिल्कुल सही दिया था प्रभाववाद का, लेकिन आपका उत्तर क्या होगा, यहां पर बी जो है बिल्कुल सारे लोगों का उत्तर आ रहा था, ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर जब हमने सी कहा तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ऑप्शन सी कर दिया। लेकिन एक बच्चा इसमें था जिसने मैसेज लिखा कि सर इसका उत्तर जो है भविष्यवाद होगा, ठीक है। तो हमने आप जानते हैं यह जो है हमने बताया कि भविष्यवाद का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है, समयावच्छेद है। और यह आंदोलन जो है गट के चित्रण को लेकर आगे बढ़ा।